चलिए अब सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। आवाज देखो भाई इसका। स्वागत है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे और वहां पर सरकार के गठन की जो प्रक्रिया चली, इस पर बातचीत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण रखने के लिए आज आप सबको यहां आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर्नाटक की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक कठिन चुनावी समर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर इस चुनाव में बाहर आई है। वोट प्रतिशत की दृष्टि से और सीटों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टैली को बहुत इंप्रूव किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक प्रांत के करोड़ों कार्यकर्ताओं का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव में घर घर जाकर कर्नाटक की जनता को भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण समझाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इस चुनाव में, चुनाव के पहले जब हम 40 सीट प्राप्त किए थे, तो अब 104 सीट के साथ हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। वोट शेयर की दृष्टि से भी हमारे वोट शेयर में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रचार का केंद्र बिंदु था। 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार चली, वो कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार, उसका कुशासन, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने किया हुआ तुष्टीकरण की पॉलिसी, खराब कानून और व्यवस्था, दलित उत्पीड़न के आंकड़े कर्नाटक की स्थापना के बाद सबसे ऊपर जाना, महिला उत्पीड़न के आंकड़ों को भी जेट गति से उसमें वृद्धि हुई थी और करीब करीब 3700 किसानों ने ये 5 साल के अंदर आत्महत्या करी और देश भर में सबसे ज्यादा 173% के रेट से किसान आत्महत्या की वृद्धि हुई। मैं मानता हूं ये सारी चीजें एक विफल सरकार की परिचायक है। इसको मुद्दा बनाकर हम चुनाव लड़े थे। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लिए जो किया, कर्नाटक के लिए जो किया, कर्नाटक की जनता को जिस प्रकार से कर्नाटक को विकास को गति देने के लिए केंद्र से सहायता करी, कई सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स दिए, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा धन और आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्नाटक के लिए किया। ये दोनों चीजों को लेकर हम कर्नाटक के चुनाव में श्री येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में गए थे और मुझे आनंद है कि कर्नाटक की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। ये मैंडेट कांग्रेस के विरुद्ध का है। जेडीएस भी उसी जगह जीती है जहां परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन निर्बल रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था,
भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत थी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं मानता हूं कि ये मैंडेट एंटी कांग्रेस मैंडेट है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी भी डायमेंशन से देखे तो नहीं है। उनके आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हारे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हारे हैं, दूसरी सीट पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए हैं। ये बताता है कि मैंडेट कांग्रेस विरोधी मैंडेट है, कांग्रेस के शासन के खिलाफ का मैंडेट है। और मित्रों, कई लोग एक अपप्रचार खड़ा करने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का क्लेम क्यों किया। अब मैं कहना चाहता हूं, पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं है, तो क्या फिर से चुनाव कराया जाए? पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में सबसे पहला अधिकार किसी एक दल का अगर सरकार बनाने का बनता है तो सबसे बड़े दल में के रूप में जो उभरे हैं वो पार्टी का बनता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का है। और अगर हम सरकार बनाने का दावा न करते तो कर्नाटक की जनता के मैंडेट के खिलाफ का काम होता, कर्नाटक की जनता के मैंडेट के अनुरूप काम नहीं होता। इसलिए हमने सरकार बनाने का दावा वहां के राज्यपाल के समक्ष रखा था। 104 सीटों के मैंडेट के बाद और विशेष रूप से कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट के बाद हमने दावा किया है। मैं उसमें कोई भी अनुचित बात नहीं देखता। जनता दल एस के भी चुनाव प्रचार का मीन निकाल दीजिए। जनता दल एस का पूरा चुनाव प्रचार कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की नाकामियों के खिलाफ रहा। उन्होंने भी एंटी कांग्रेसी मैंडेट को जहां वो मजबूत थे वह एनकेस कर जीत प्राप्त की है, जितनी भी सीटों पर जीते हैं। तो परिणाम बहुत स्पष्ट बताते हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है और जो कांग्रेस को हरा सकता था वहां पर जनता ने उसको जिताया है। यही कारण है जो दिखाई पड़ने वाले कंफ्यूज मैंडेट का। मगर मैं इसको कंफ्यूज मैंडेट इसलिए नहीं मानता कि मैजिक फिगर से, जादुई आंकड़े से सिर्फ हम 7 सीट दूर रहे। बीजेपी लगभग 13 सीटें नोटा से भी कम मार्जिन से हारी हैं। सिर्फ बेंगलुरु क्षेत्र में 6 सीटें हम नोटा से कम मार्जिन से हारे हैं। यह बताता है कि बीजेपी को मैंडेट देने के लिए जनता ने पूरा प्रयास किया है। और आज जब सरकार बनाने के लिए जेडीएस और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उस वक्त कर्नाटक की स्थिति यह है कि कर्नाटक की जनता जश्न नहीं मना रही है, जेडीएस और कांग्रेस जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए इस देश की जनता को कि वो किस बात का जश्न मना रहे हैं। उनकी सीटें पहले थी 122, उसमें से 78 सीटें हो गई, इस बात का जश्न मना रहे हैं। उनके आधे से ज्यादा मिनिस्टर हार गए, उसका जश्न बना रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री हार गए, उसका जश्न बना रहे हैं। चुनाव के पहले उनके पास 3 मुख्यमंत्री थे, अब 2 हो गए, इसका जश्न बनाते हैं। या पीपीपी हो जाने का जश्न बना रहे हैं। सिर्फ पंजाब, पांडिचेरी और परिवार में कांग्रेस बचकर रह गई है, इसका जश्न बना रहे हैं। कांग्रेस ने यह बात देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस चीज का वो जश्न मना रहे हैं। और जेडीएस ने भी स्पष्ट करना चाहिए कि 37 सीट जीतने का आप जश्न मना रहे हो, 80% से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त होने का जश्न मना रहे हो। जेडीएस भी जमानत किस चीज का मना रही है, ये दोनों पार्टियों ने जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। मित्रों, चुनाव के कुछ समय पहले से ही कांग्रेस ने अपनी करतूतों के आधार पर ये नाप लिया था कि वो चुनाव हारने जा रही है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि कर्नाटक का चुनाव अपने आप में किस तरह से चला है। कर्नाटक के चुनाव में
कांग्रेस ने सारी मर्यादाओं को पार किया। क्षेत्रवाद के मुद्दे बार बार उठाते रहे। कभी भाषा का मुद्दा उठाया, कभी झंडा का मुद्दा उठाया, हिंदू धर्म के विभाजन का मुद्दा उठाया, लिंगायत को स्पेशल स्टेटस देने का मुद्दा उठाया, एसडीपीआई और पीएफआई जैसी घोर देश विरोधी संस्थाओं को साथ में लेकर चुनाव लड़ा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं एसटी/एससी एक्ट को नाबूद कर दिया है, ऐसा चुनाव प्रचार में एक झूठा प्रचार किया। दलितों को भड़काने का प्रचार किया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार से धन बल का भी उपयोग किया गया। मुख्यमंत्री की स्वयं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकम टैक्स किसी कंप्लेन के आधार पर जब रेड करती है तो रेड के अंदर ढेर सारी रकम, ढेर सारा पैसा जब्त किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे चुनाव आचार संहिता के हिसाब से 10 चुनाव विधानसभा के लड़े जा सकते हैं। इतना पैसा बांटने का हिसाब किताब जब्त होता है और उनके एक मिनिस्टर पर एफआईआर दर्ज होती है ज्यादा धन रखने के लिए, धन बांटने के लिए। उसके अलावे फेक आईडी कार्ड बनाने की एक, मान लो फैक्ट्री ही घर में से पकड़ी जाती है। ढेर सारे कंप्यूटर, ढेर सारे प्रिंटर और नकली मतदाता रजिस्टर करने की लाखों लोगों की सूची पकड़ी जाती है। इसमें भी उनके एक काउंसिलर और एक विधायक के सामने एफआईआर दर्ज चुनाव आयोग को करानी पड़ती है। और अभी अभी मैंने आज सुबह अखबार में देखा कि कचरे के ढेर में से वीवीपैट मशीन भी मिलते हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस कहती है, सीटें घटने के बावजूद भी कांग्रेस कहती है, मुख्यमंत्री के स्वयं चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस कहती है, आधे से ज्यादा मंत्री हारने के बाद भी कांग्रेस कहती है कि हम चुनाव जीते हैं। इन्होंने एक नया तरीका हार में से जीत ढूंढने का बनाया है, जो किसी भी दृष्टि से आंकड़े को मैच नहीं करता है। अभी अभी कुछ समय पहले 1-2 लोकसभा में उपचुनाव में हम हारे तो सारे कांग्रेसियों की बाहें खिल गई कि 8-9 चुनाव में भाजपा हारी, भाजपा हारी, भाजपा। हालांकि उसमें कांग्रेस नहीं जीती। 9 चुनाव भाजपा हारी, इसका इतना प्रचार कर दिया। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, वो 2014 से 2018 में हम 9 लोकसभा हारे, इसका प्रचार करते हैं। हमने आपसे 14 स्टेट छीन लिए। अगर आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि 14 स्टेट की हार बड़ी होती है या 9 लोकसभा की हार बड़ी होती है। कांग्रेस ने जीत की जो नई व्याख्या बनाई है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इनकी जीत की व्याख्या यही रहे तो हमें 2019 में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी और यही जीत की व्याख्या उनके बहुत काम में आएगी। मित्रों, मैंडेट के खिलाफ जाकर कांग्रेस ने जेडीएस का समर्थन किया है। मैंडेट के खिलाफ जाकर जेडीएस ने कांग्रेस का समर्थन लिया है और मैं मानता हूं कि ये अपवित्र गठबंधन है। अब सरकार बनाने की गतिविधि उन्होंने चालू करी है, सरकार गठन भी हो जाएगी। परंतु मैं आज इस प्रेस वार्ता के बाद जेडीएस के नेता श्री कुमार स्वामी ने कांग्रेस के लिए क्या क्या बयान दिए थे, इसकी कॉपी, एक संकलन आपके कंजम्पशन के लिए देना चाहता हूं। आपसे आशा है कि इसको आप जनता तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने भी जेडीएस को जनता दल संघ कहा था। देवगौड़ा जी के लिए राहुल गांधी जी का बयान और राहुल गांधी के लिए देवगौड़ा का बयान, ये सारा जनता की सामने है। इस सारी सीटों में मैं मानता हूं कि जिस तरह से अलग अलग चीजों का गैरकानूनी तरीके से उपयोग किया, इसके बाद भी कांग्रेस जीतने में असमर्थ रही है। अंत में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस वक्त अचानक एक खबर आती है कि कोई विधायक के यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता का फोन पहुंचा है, करोड़ों रुपया की ऑफर की गई है और उनको मंत्री पद भी ऑफर किया है। मीडिया ने उसको सार्वजनिक भी किया, करना भी चाहिए। परंतु आज कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार किया है कि वो खबर फर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट के केस को प्रभावित करने के लिए एक खबर को गलत तरीके से उकसाया गया था। मित्रों, मोदी जी का विजय रथ पूरे देश में घूमता अब दक्षिण में भी प्रवेश कर गया है।
हम दक्षिण में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। कर्नाटक के अंदर मैजिक फिगर से सिर्फ 7 सीट हम पीछे रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने मोदी जी की सरकार के सुशासन को अपना मैंडेट दिया, उसी तरह से दक्षिण में कर्नाटक ने भी मोदी जी के सुशासन को मैंडेट दिया है। मोदी जी की लोकप्रियता कर्नाटक की जनता ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। मैं मानता हूं कि इस चुनाव का एक बहुत अच्छा पक्ष आया है। लोकतंत्र के बारे में तो जो हुआ उसका हिसाब किताब देश के लोकतंत्र का इतिहास लिखने वाले भविष्य में करेंगे कि चुनाव किस प्रकार से हुआ, धनबल का किस प्रकार से उपयोग किया, मैंडेट को किस तरह से भंग किया। मगर एक अच्छा परिणाम आया है, कांग्रेस की लोकतांत्रिक संस्थाओं में श्रद्धा बढ़ गई है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट अच्छी लगती है, अब उनको ईवीएम भी अच्छा लगता है, अब उनको चुनाव आयोग भी अच्छा लगता है। एक बहुत शुभ चिन्ह है देश की लोकतांत्रिक स्थिति के लिए कि प्रमुख विपक्षी दल को अब ये सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये आधे अधूरे विजय से अच्छी लगने लगी है। ये अच्छाई का हम स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जब हारे तब भी ये सारी चीजों को वो याद रखें, ईवीएम को भी अच्छा कहे, चुनाव आयोग को भी अच्छा कहे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर कभी ना आए। ये सारी चीजों को वो चुनाव हारने के बाद भी याद रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप सबको मेरा आग्रह है कि हमने जो बात आपके सामने रखने का प्रयास किया है उसको आप जनता तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक पर केंद्रित है, अतः मेरा सादर अनुरोध होगा केवल कर्नाटक से जुड़े विषयों पर ही आप प्रश्न लें। मेरा सादर आग्रह है श्री विनीत जी से। ये माइक जरा फास्ट कराओ भैया, हमेशा ऐसा होता है। माइक फास्ट कराओ। नहीं, उनका माइक ऑन नहीं है। नहीं, एक सेकंड। मयूख जी नाम बोलेंगे, एक के बाद सबके सवाल लेंगे भैया, चिंता मत करिए। हाँ। विनीत, टीवी 18। देखिए, पूरा मीडिया जिसको विपक्षी पार्टी का गठबंधन कहता है, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। ममता जी कर्नाटक के लोकसभा में कर्नाटक के चुनाव में क्या कर सकती है? अखिलेश जी मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कर सकते हैं? राहुल जी बंगाल के चुनाव में क्या कर सकते हैं? बीजेपी हेड ऑफिस से अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।